Hey guys, welcome back to Indie Wrestling. So, welcome to the prediction videos for this year AEW Full Gear 2022. So, आज की वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 12 नवंबर 2022 और ऑब्वियसली पेपर व्यू है 19 तारीख को। तो पूरा 7 दिन बचे हैं, अगला सैटरडे होने वाला है पेपर व्यू और अब तक टोटल AEW 10 मैचेस को अनाउंस कर चुका है। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ इनमें कोई ज़्यादा चेंजेस वगैरह ना हो, कोई भी ज़्यादा इंजर ना हो और सिंपल पेपर व्यू रहे। और गो होम शो 2 बचे हुए हैं, डायनामाइट का बचा हुआ है, रैमपेज का बचा हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली मैं ये प्रेडिक्शन वीडियो बना रहा हूँ। तो एज वी ऑलरेडी नो, ये जो फुल गेयर पेपर व्यू होने वाला है ये होने वाला है प्रूडेंशियल सेंटर, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क का कोई एरिया है। बोल तो ऐसे रहा हूँ जैसे मेरा रोज का आना जाना है, बट इन एनी वेज तो ये पहला इंसिडेंट नहीं है जहाँ AEW जा रहा है तो न्यूयॉर्क में प्रूडेंशियल सेंटर में। इससे पहले भी वो एक का शो कर चुका है। तो सीधा मैं जंप करूं प्रेडिक्शन पे, तो पहला मैच जो AEW ने अनाउंस किया है वो है जेड कारगिल और नाइला रोज के बीच में। तो इस पूरे मैच की मैं स्टोरी लाइन बता दूं और वो सुन के बहुत ही ज़्यादा वाहियात लगेगा। रीज़न बीइंग, जो स्टोरी है इसके मैच की वो एक चोरी के बेस पे है। ऑब्वियसली हमने देखा जेड कारगिल अपना ये टाइटल किसी रैंडम मैच में डिफेंड कर रही थी। इन्होंने ये मैच टाइटल को अपने किसी टेबल पे वहाँ रखा हुआ था, वहाँ से नाइला रोज आई, चुपके से आई, ये टाइटल उठाया और भाग गई। तब से लेके मतलब 1 महीने से इस बंदी ने इसका टाइटल चुरा के इधर उधर भाग रही है। और इस हफ्ते के रैमपेज में इवन इस बंदी ने जेड कारगिल के जो फिनिशिंग मूव हैं जो जेडेड वो मारती हैं वो भी कॉपी किया। तो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती वगैरह वाली बात हो गई है। बट जो नाइला रोज वाला कैरेक्टर है नाइला रोज का, ये काफ़ी ज़्यादा विट्टी है। मतलब इस बंदी को अगर आप ट्विटर पे फॉलो करते हो या ट्विटर पे इस बंदी की हरकतें देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग होता है। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैच में उतना ज़्यादा कोई स्टोरी है नहीं और जेड के लिए नाइला रोज सिर्फ एक नंबर है जो होगा 43, मतलब 43 विक्ट्रीज ओवर द पीरियड ऑफ 2 सालों में जेड कारगिल की। तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जेड कारगिल जीतें, कोई भी हीट नहीं है स्टोरी लाइन में। अगला मैच जो है वो है, इसमें तो और बिल्कुल स्टोरी नहीं है, स्टिंग और डार्बी वर्सेस जे लीथल एंड जेफ जैरेट। तो जेफ जैरेट ने अपना रीसेंट AEW डेब्यू किया था और उन्होंने आते ही अटैक किया था डार्बी एलन को। और अगर मैं बात करूँ जेफ जैरेट और स्टिंग की, इनकी स्टोरी आज की नहीं है, 1990 से चलती आ रही है। और एज वी ऑलरेडी नो जेफ जैरेट ही हैं जिन्होंने TNA बनाया, जो TNA इम्पैक्ट रेसलिंग हम देखते हैं। कौन देखते, मैं तो नहीं देखता, बट जो वो इम्पैक्ट है वो जेफ जैरेट ने ही बनाया था जैसे ही WCW 2002 में बंद हुआ। तो स्टिंग, डार्बी एलन, जे लीथल और जेफ जैरेट। एक और छोटी सी ट्रिविया, जे लीथल को 1 साल हो गए हैं AEW में, मतलब उन्होंने लास्ट ईयर फुल ईयर में ही डेब्यू किया था जैसे ही रिंग ऑफ ऑनर बंद हुई थी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये मैच जीते स्टिंग और डार्बी एलन। कोई भी स्टोरी लाइन इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी हीट नहीं है। मतलब जेफ जैरेट को आए हुए पूरा 2 हफ्ते भी नहीं हुए और वो सीधे पहुंच गए हैं पेपर व्यू में। और ये मेरे ख्याल से ये मैच होगा मेन इवेंट से 1 मैच पहले, मेन इवेंट से पहले होगा ऑब्वियसली एज एन एपेटाइजर टू द मेन इवेंट। तो टोनी खान को इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जो जेफ जैरेट हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेसलिंग माइंड हैं, मतलब जो बैक स्टेज में इनकी जो नॉलेज है, इन्होंने WWE के साथ भी काम किया, इम्पैक्ट के साथ भी काम किया, रिंग ऑफ ऑनर, GCW, NWA, मतलब हर जगह इस बंदे ने अपनी उंगलियां मार रखी हैं। WCW के साथ भी काम किया था। तो मेरे ख्याल से टोनी खान उनकी जो नॉलेज है जेफ जैरेट की वो यूज करें बिहाइंड द सीन्स, और स्क्रीन पे जितने जेफ जैरेट हमको कम देखने को मिले उतना ज्यादा अच्छा है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मैच, ये एलिमिनेटर टूर्नामेंट। तो इसमें एडी किंगस्टन, ईथन पेज, बैंडिडो, रूश दिख नहीं रहोगे, स्क्रीन के पीछे हैं, लैंस आर्चर, रिकी स्टार्क, ब्रायन कीज, डांटे मार्टिन। तो लैंस आर्चर और रिकी स्टार्क्स वाला मैच होना था आज, वो किसी रीजन से पोस्टपोन्ड हो गया। और एडी किंगस्टन और ईथन पेज के बीच में मैच हुआ जिसका रिजल्ट में ईथन पेज को मिली विक्ट्री और बैंडिडो को मिली विक्ट्री। तो अगले हफ्ते के जो डायनामाइट या रैमपेज होगा उसमें ईथन पेज वर्सेस बैंडिडो देखने को मिलेगा। और वहीं दूसरे ब्रैकेट की तरफ बात करूं, लैंस आर्चर और रिकी स्टार्क। तो स्टोरी लाइन वगैरह कुछ उतनी ज़्यादा है नहीं कि मतलब लैंस आर्चर पिछले 6 महीने से बंदा गायब था, आते ही उसको मतलब एलिमिनेटर टूर्नामेंट में अपॉर्चुनिटी मिल गई है। पिछले 6 महीने से डांटे मार्टिन ने क्या ऐसा काम किया जिससे वो डिजर्व कर रहे हैं ये टूर्नामेंट। बैंडिडो ने सिर्फ 1 मैच किया था, वो भी अगेंस्ट क्रिस जेरिको, उसमें भी उनको हार मिल गई थी। क्यों उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है? एडी किंगस्टन
मतलब पिछले साल का जो फुल गियर था ये बंदा उसके मेन इवेंट में था, और पिछले साल के फुल गियर में एडी किंगस्टन ने चैलेंज किया था सीएम पंक को। उसके बाद भी मतलब एलिमिनेटर टूर्नामेंट में उनको बिना किसी बात के सीट मिल रही है। और लास्ट एडी किंगस्टन की जो मैच था वो था ग्रैंड स्लैम जो हुआ था मतलब आर्थर एस स्टेडियम में। तो मतलब ये सारे कैरेक्टर के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी तो एटलीस्ट होनी चाहिए कि ये क्यों है। रिकी स्टार्क्स का हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उन्होंने बिल हॉब्स को हराया, बट डांटे मार्टिन, बैंडिडो, ईथन पेज मतलब कुछ भी। बट इन एनीवेज इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभार प्रो रेसलिंग हमको अपने दिमाग बंद करके देखनी पड़ती है। दूसरी तरफ है लैंस आर्चर, रिकी स्टार्क, ब्रायन केज और डांटे मार्टिन। तो मेरे ख्याल से जो टीम टैज के जो बहुत ही फाउंडेशन मेंबर थे इनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच हमको देखने को मिल सकता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ फाइनल जो एलिमिनेटर है जो फुल गियर में होने वाला है उसमें ईथन पेज चैलेंज करेंगे रिकी स्टार्क। सो ऑब्वियसली मैंने बात की रिकी स्टार्क्स की, ईथन पेज की, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेसलर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल है दोनों ही रेसलर में, ईथन पेज, रिकी स्टार्क्स में या लैंस आर्चर में। मतलब किसी की भी बात करूँ इन सब में काफ़ी ज़्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल है, क्योंकि ये ऐसे रेसलर्स हैं जिनको मेन रोस्टर जो WWE का है उन पर हमको देखने को नहीं मिला। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये डिलीवर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से रिकी स्टार्क्स, ईथन पेज की जो प्रोमो स्किल्स हैं, और अगर मैं बात करूँ विल हॉब्स की भी जो पीछे हैं उनका भी जो प्रोमो स्किल्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बिग रेसलर आने वाले टाइम में ये सब बन सकते हैं, प्रोवाइडेड टोनी खान अच्छी तरीके से बुक करें। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो फाइनल होगा, अभी जंगल बॉय लूचासोरस तुम पे भी आता हूँ, जो ये फाइनल होगा इस एलिमिनेटेड टूर्नामेंट का, इसके दो में से एक भी हो सकता है। और अगर ईथन पेज हो मेरे को कोई परेशानी नहीं है, और अगर रिकी स्टार्क्स हो तब भी मेरे को कोई परेशानी नहीं है। बट परेशानी मेरे को ये है कि इनको जो भी चैंपियन होगा मेन इवेंट के बाद, जॉन मॉक्सली या MJF, उसके बाद का जो ये एक तरह से बकरी की तरह फेड कर दिया जाएगा जो भी चैंपियन होगा। तो विंटर इज कमिंग मतलब दिसंबर में होने वाला है, तो उसमें इनकी जो भी है टाइटल रेन के लिए जो चेज रहेगी उसमें उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। ऑब्वियसली अगर MJF जीतते हैं टाइटल तो इतनी जल्दी वो तो ड्रॉप नहीं करने वाले, चाहे वो ईथन पेज हो, रिकी स्टार्क्स हो, केज हो या कोई भी और हो। सो विद दैट बीइंग चलो अगला मैच जो है वो है दी जंगल बॉय जैक पेरी वर्सेस लूचासोरस, और लूचासोरस के साथ होंगे क्रिश्चियन केज। सो ये जो मैच है इसकी बिल्डअप सबसे पुरानी है, और ये अब की नहीं है, ये है डबल और नथिंग 2020 की। डबल और नथिंग 2020 बैटल रॉयल चल रहा था, क्रिश्चियन केज जंगल बॉयज आमने सामने थे और जंगल बॉय ने एलिमिनेट किया था क्रिश्चियन केज को काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक फैशन में। और तब से मेरे ख्याल से केज और जंगल बॉय और लूचासोरस और मार्को स्टंट एक साथ आ गए और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस इन्होंने डिलीवर किए हैं। स्पेशली इस साल का जो रेवोल्यूशन था, जो ट्रिपल थ्रेट मैच था, मतलब जो टैग टीम मैच था, जंगल बॉय, लूचासोरस, क्रिश्चियन केज वर्सेस द यंग बग्स एंड एडम कोल के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच था। उस मैच को ऑब्वियसली मैं भी कभी कभार पीछे जाके देख लेता हूँ। सो इस हफ्ते के रैमपेज में जंगल बॉय ने चैलेंज किया लूचासोरस को कि भाई तेरे साथ जो मेरा मैच हुआ था टोरंटो में, उससे मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं हूँ, और मेरे ख्याल से मेरे को वो करने को नहीं मिला जो मुझे तेरे साथ करना चाहिए। तो इसमें फिर क्रिश्चियन केज जो ऑब्वियसली वो लूचासोरस के वकालत कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है तेरे को मैच दे रहे हैं बट एक कंडीशन पे, और वो कंडीशन है ये मैच होगा एक सॉलिड स्टील केज में। तो इन माय ओपिनियन ये मैच रखता है कैलिबर जो पूरा शो को स्टील कर ले मेरे ख्याल से। अगर जंगल बॉय लूचासोरस के बारे में जितनी तारीफ करें उतनी कम है, और इन दोनों में प्रॉपर पोटेंशियल है कि इस केज में कुछ ऐसी हरकत कर दें जिसका पूरा पेपर व्यू का ध्यान इस पे चला जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा अपने आप को हर्ट कर ले, बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें इस केज में वो कर सकते हैं। अब मतलब जैसे अभी मैं एक अपडेट सुन रहा था कि सर्वाइवर सीरीज जो वॉर गेम्स होने वाला है उसमें WWE कुछ प्लान कर रही है, जिसको मतलब वो आने वाले टाइम में वॉर गेम्स की केज की फुटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हमको देखने को मिलने वाली है इसी महीने, नवंबर के महीने में। तो बट अगर मैं बात करूँ इस मैच के विनर की, तो मैं जाना चाहूँगा लूचासोरस के साथ, और कोई भी वजह नहीं है कि लूचासोरस को यहाँ डिफीट मिले। इस पूरे फ्यूड में एक ही रिजल्ट होने वाला है, और वो है जो जंगल बॉय हैं वो डिफीट करें क्रिश्चियन केज को, क्योंकि क्रिश्चियन केज ऑब्वियसली इंजर्ड चल रहे हैं, और तमीज़ से क्रिश्चियन केज को डिफीट करें। और अगर उनको इस रास्ते में 3-4 डिफीट भी मिल रही हैं ना, भले ही लूचासोरस के हफ्ते मिल जाएं, तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं जाना चाहूँगा लूचासोरस के साथ, और इस डिफीट के बाद जंगल बॉय चले जाएंगे डिप्रेशन।
सो जो अगला मैच है वो है फॉर रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड टाइटल। अब वो हैवीवेट टाइटल है कि नहीं वो तो राम जाने, बट क्रिस जेरिको दी ओचो डिफेंड करने वाले हैं ये टाइटल अगेंस्ट सैमी ज़ेन, अगेंस्ट क्लॉडियो, अगेंस्ट ब्रायन डेनियल्सन। तो एक तरह से फिर से वही बुलेट क्लब नहीं, ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और दूसरी तरफ जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी। इन दोनों के बीच की बजर मतलब 1 साल हो गया, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मतलब क्रिस जेरिको ने फेस किया था एडी किंगस्टन को मतलब इसी साल के रेवोल्यूशन वाले पेपर व्यू में, तब से लेके आज तक नवंबर हो गया, रेवोल्यूशन गया, उसके बाद फॉरबिडन डोर, डबल और नथिंग, ऑल आउट, ग्रैंड स्लैम, न जाने बीच में कितने फाइटर फेस्ट, फाइट फॉर द फॉलन, रोड रेजर, न जाने कितने एपिसोड है, बीच ब्रेक है, तब से लेके आज तक ये इनकी फ्यूड अभी तक खत्म होने को नहीं आई है। सो इन एनीवेज मैं बात करूं इस मैच के विनर की, तो ऑब्वियसली विनर होने वाले हैं क्रिस जेरिको, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच हमको देखने को मिल सकता है क्योंकि ब्रायन डेनियल्सन का मैच था सैमी गुवारा के साथ इस हफ्ते के डायनामाइट में थ्रू 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था। और क्लॉडियो और ब्रायन डेनियल्सन के बीच में भी जो केमिस्ट्री है वो हमको उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है, और मेरे ख्याल से इस पेपर व्यू में हमको वो देखने को मिल जाए। बट जिस एंगल की या जिस केमिस्ट्री एंगल के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है क्रिस जेरिको और सैमी गुवारा। जैसे ही क्रिस जेरिको ने चैलेंज किया था ब्रायन और क्लॉडियो को, और उन्होंने बोला कि ठीक है सैमी ज़ेन भी होगा, और उन्होंने बोला कि सैमी ज़ेन जब तेरे से उम्मीद की जाएगी तो वही काम करेगा। तो इसके बाद सैमी ज़ेन हो गए थे काफ़ी ज़्यादा अपसेट, और इसके बाद से मेरे ख्याल से सैमी ज़ेन के दिमाग में भी जो स्क्रूज आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये थोड़ा उनके फुल गियर मतलब गियर्स वगैरह चलने स्टार्ट हो जाएंगे, और मेरे ख्याल से ये जो फ्यूड तो नहीं कहूँगा, ये जो छोटी छोटी पिन ड्रॉप वाली चीजें हैं, मतलब छोटे छोटे जो दाने हैं मतलब जिसको पिकअप कर सकते हैं, छोटे छोटे फ्यूड्स की जो स्टार्टर हैं क्रिस जेरिको और सैमी ज़ेन के बीच में, तो मेरे ख्याल सैमी ज़ेन नहीं सैमी गुवारा के बीच में हमको देखने को मिल सकता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस। और ऑब्वियसली मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये मैच जीतें क्रिस जेरिको, और मेरे ख्याल से जो रिंग ऑफ ऑनर का फाइनल बैटल पेपर व्यू होने वाला है उसमें मेरे ख्याल से क्रिस जेरिको को चैलेंज कर दें सैमी गुवारा। तो सैमी गुवारा की जितनी तारीफ करो उतनी कम, क्रिस जेरिको की जितनी तारीफ करो उतनी कम, और सैमी गुवारा की एज मेरे ख्याल से 25 है और क्रिस जेरिको की 52 ईयर्स है, तो दोनों के बीच में 27 साल का गैप है, तो काफ़ी सारी चीज़ें सैमी गुवारा जीत सकते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसके साथ मैं जाना चाहूँगा क्रिस जेरिको के साथ, ओचो के साथ। उसके बाद जहाँ पेपर व्यू अपना फुल गियर में मतलब चौथे गियर में ये पेपर व्यू आता है, मतलब यहाँ से लिटरली पेपर व्यू शुरू हो रहा है, वो है ब्रिट बेकर वर्सेस सरेया। तो अगर मैं बात करूँ सरेया, पेज, ब्रिटनी नाइट, जो भी इनको कह लो, द फेस ऑफ वुमेन रेवोल्यूशन, तो इन्होंने अपना लास्ट मैच किया था वो किया था 2017 में, जहाँ किसी रैंडम हाउस शो में साशा बैंक्स ने पीछे से किक किया था पेज को, और उनकी जो स्पाइन में थी या मतलब गर्दन में काफ़ी गंदी तरीके से वो अपने फ्रंट की तरफ लैंड करी थी, और उसके बाद से उनका करियर पे लग गया था फुल स्टॉप। और WWE ने भी पेज को रेसलिंग करने की अनुमति नहीं दी थी, तो फाइनली पेज ने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को अपना जो लाइफ का गोल है रेसलिंग का वो तो करना है, चाहे मैं WWE में करूँ या AEW में करूँ, चाहे इम्पैक्ट में करूँ या NWA में करूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली पेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होने वाला है, और मेरे ख्याल से ये जो मैच होगा ब्रिट बेकर के साथ, इसने जो मतलब जो एक और वुमेन रेसलिंग मैच है टोनी स्टॉर्म और जेमी हेटर का, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रिट बेकर फेस ऑफ द वुमेन डिवीजन इन AEW, और दूसरी तरफ सरेया जिनका ये ऑब्वियसली पिछले 5 साल में पहला मैच है, और मैं ऑब्वियसली जाना चाहूँगा सरेया के साथ। और इसके बाद मेरे ख्याल से सरेया को अगर टोनी चाहें तो वो उसको वुमेन्स डिवीजन की जो चैंपियनशिप है टोनी के साथ या फिर हेटर के साथ या फिर TBS टाइटल के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट इन एनीवेज मैं जाना चाहूँगा सरेया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मैच जो है दी इंटरिम वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन टोनी स्टॉर्म, वो फेस करने वाली हैं जेमी हेटर को। तो पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हो गया हूँ जेमी हेटर का और टोनी स्टॉर्म को भी। तो टोनी स्टॉर्म और जेमी हेटर काफ़ी ज़्यादा मतलब टेक्निकली साउंड प्रोफेशनल रेसलर है, स्पेशली जेमी हेटर। मतलब पिछले 6 महीने में इस बंदी ने जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है और जिस तरीके से जो ऑडियंस है वो जेमी हेटर को रिसीव कर रही है, मेरे ख्याल से फुल गियर पेपर व्यू हो सकता है काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मेरे ख्याल से एक टाइटल स्विच हो सकता है। बट इसमें एक छोटा सा कैच है, वो कैच है कि जो टोनी स्टॉर्म है इनका ये जो टाइटल है ये है एक इंटरिम वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन, मतलब ओरिजिनल चैंपियन तो थंडर रोजा ही हैं। तो मेरे ख्याल से इससे पहले अगर टोनी स्टॉर्म ड्रॉप करती हैं ये टाइटल टू जेमी हेटर तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
बट जिस चीज़ के साथ मैं जाना चाहूँगा, मैं टोनी स्टॉर्म को चूज़ करूँगा कि वो जीतें ये टाइटल, और इवेंचुअली जब भी थंडर रोजा अपना रिटर्न करें तो वो चैलेंज करें टोनी स्टॉर्म को और डिसाइड करें कि कौन है असली वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। सो ऑब्वियसली मैं जाना चाहूंगा टोनी स्टॉर्म के साथ। सो जो अगला मैच है वो है दी अक्लेम वर्सेस स्वर्व इन आर ग्लोरी। तो स्वर्व इन आर ग्लोरी को मतलब अक्लेम ने डिफीट किया था एट ग्रैंड स्लैम और जीता था वो अपना पहला AEW वर्ल्ड टाइटल, भले वो टैग टीम टाइटल्स हो। और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब जो ऑडियंस का ओवेशन मेरे ख्याल से अक्लेम को मिलता है वो मेरे ख्याल से AEW में अब तक किसी को नहीं मिल रहा, ऑरेंज कैसिडी को छोड़ के, MJF को छोड़ के, जॉन मॉक्सली को छोड़ के। मतलब इस टीम ने, मतलब जो अक्लेम्ड है ये AEW की ओरिजिनल है, और इन्होंने जिस तरीके से पूरा जो रेसलिंग वर्ल्ड है उसको पूरा शेक करके रख दिया है, और पूरा जो सिजर मी डैडी वाला कैंपेन चल रहा है बिली गन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। जहाँ भी अक्लेम जाता है और जहाँ पे भी जिस भी रेसलिंग सिटी में होता है, जिस भी अरीना में होता है, फैंस वो एब्सोल्युटली क्रेजी। और वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ, एक बंदे ने जिसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है वो है स्वर्व। मतलब इस बंदे ने जो अपना हील टर्न किया, मतलब हील टर्न इसने बेसिकली किया नहीं है, अपने आप ही जो क्राउड के रिएक्शन से इसने अपने आप को बदल लिया, और जैसे जैसे क्राउड का रिएक्शन आया इसने वैसे वैसे रिएक्ट किया। और यही एक प्रोफेशनल और ट्रू प्रोफेशनल रेसलर की पहचान ही होती है, जो मतलब मौके की नज़ाकत को देख के अपना मतलब कैरेक्टर को वैसे पोर्ट्रे कर ले और फैंस को दे जो वो एक्चुअली चाह रहे हैं। तो फैंस ने मांगा हील स्वर्व, तो स्वर्व ने दिया हील टू द फैंस। सो इस मैच के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा बोल्ड प्रिडिक्शन करने वाला हूँ, और मेरे ख्याल से जो स्वर्व और कीथ ली के जो बेबी फेस हील वाला डायनामिक है, इससे मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाले टाइम में स्टोरी देखने को मिल सकती है। बट ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी अगर ये जो वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स हैं ये होल्ड कर रहे हो कीथ ली और स्वर्व। मतलब कीथ ली ऑब्वियसली एक बेबी फेस, स्वर्व ऑब्वियसली एक हील, और दोनों ही टैग टीम टाइटल होल्ड कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मैच हमको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा बोल्ड प्रोडिक्शन है, बट मैं जाना चाहूँगा स्वर्व और कीथ ली के साथ। नेक्स्ट मैच जो है मेन इवेंट, जहाँ MJF कैश इन करने वाले हैं अपनी पोकर चिप अगेंस्ट आर वर्ल्ड चैंपियन, 3 टाइम AEW वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली। सो MJF ने अपना रिटर्न किया था ऑल आउट में मीडिया स्क्रम से थोड़ी देर पहले, और किसी ने भी बात तक नहीं करी MJF के बारे में। और वहीं दूसरी तरफ जॉन मॉक्सली जो AEW के लिटरली MVP हैं, उन्होंने टाइटल ड्रॉप किया था टू CM पंक। और मेरे ख्याल से ये टाइम आ गया है जॉन मॉक्सली का वेकेशन पे जाने का, क्योंकि उन्होंने पिछली बार जब अपना वेकेशन प्लान किया था तो रेवोल्यूशन में वो बम पटाखे ढंग से नहीं फूटे। पिछली बार जब जॉन मॉक्सली ने अपना वेकेशन प्लान किया था तो CM पंक ने मीडिया स्क्रम में कांड कर दिया। तो मेरे ख्याल से शायद फुल गियर में वो मौका मिलने वाला है जॉन मॉक्सली को कि वो वेकेशन पे जाएं रेने के साथ, अपनी छोटी बेटी के साथ, और थोड़ा अपना रिलैक्स करें, क्योंकि AEW ने इनको 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया है, तो कहीं नहीं जा रहे जॉन मॉक्सली। और मैच की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि MJF जनरली उतना रेगुलर बेसिस पे रेसलिंग नहीं करते। लास्ट मैच था उनका वो था अगेंस्ट व्हीलर यूटा, जहां उन्होंने व्हीलर यूटा को डिफीट किया था। और मेरे ख्याल से ये जो मैच होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि जो पिछला मैच था वो हुआ था पिछले से पिछले साल, मतलब 2020 के ऑल आउट में। और उस ऑल आउट वाले पेपर व्यू में मतलब MJF ने कंडीशन रखी थी जॉन मॉक्सली को, तुम अपनी जो वो पैराडाइम शिफ्ट है जो DDT है वो नहीं मारोगे, बट जॉन मॉक्सली रहे जॉन मॉक्सली, बट उन्होंने वो मार दी DDT और वो जीत गए थे वो मैच। तो इस बार ये बोल्ड प्रेडिक्शन, ये समझदारी वाला डिसीजन होने वाला है। मैं जाना चाहूँगा MJF के साथ, टोनी भी जाना चाहेंगे MJF के साथ। और इस बंदे की जो हार्डवर्क और जिस तरीके का इसने रेसलिंग मटेरियल, जिस तरीके की प्रोमो, जिस तरीके की इसकी रेसलिंग स्टाइल, जिस तरीके की विटीनेस MJF ने दिया है, ये बंदा डिजर्व करता है वर्ल्ड टाइटल। और इसके बाद फुल ईयर के बाद से AEW का शायद मेरे ख्याल से एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो पिछला ऑल आउट तो नहीं, डबल और नथिंग से लेके आज तक, मतलब AEW और WWE में कंपेयर करूँ तो WWE का थोड़ा अपर हैंड रहा है। रीजन बीइंग ट्रिपल एच आए हैं तो थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। वहीं टोनी खान का जो प्रमोशन है उसमें थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है, और जो AEW का प्रोडक्ट है वो थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहा है, जो उनकी टिकट सेल्स में दिखता है। रेटिंग की मैं बात करूँ तो रेटिंग तो काफ़ी हद तक स्टैग्नेंट है, 1 मिलियन के आसपास ही मंडराते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर MJF ये AEW वर्ल्ड टाइटल होल्ड कर रहे हैं तो आने वाले 6 महीने में मेरे ख्याल से जब डबल और नथिंग के बाद CM पंक होपफुली अपना रिटर्न करें,
तो हमको देखने को मिल सकता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनारियो बिटवीन एमजेएफ और सीएम पंक। और इन द मीनवाइल अगर एमजेएफ जीत जाते हैं टाइटल तो वो मेरे ख्याल से फ्यूड कर सकते हैं जंगल बॉय के साथ, वो फ्यूड कर सकते हैं क्लॉडियो के साथ, वो फ्यूड कर सकते हैं डार्बी एलन के साथ, और भी काफ़ी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग मेंबर्स हैं रेसलिंग AEW रोस्टर में जिसके साथ एमजेएफ फ्यूड कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोमो बैटल बैक एंड फोर्थ, या ब्रायन डेनियल्सन, ऑब्वियसली ब्रायन डेनियल्सन के साथ वो फ्यूड कर सकते हैं। और क्रिस जेरिको मेरे ख्याल से चैलेंज कर रहे हैं एमजेएफ को, क्योंकि एक पूरा साल एमजेएफ और क्रिस जेरिको आपस में मगजमारी करते रहे। बट इन एनीवेज मैं जाना चाहूँगा एमजेएफ के साथ कोई बोल्ड डिसीजन नहीं है, काफ़ी समझदारी वाला डिसीजन होने वाला है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरे पेपर व्यू से रिलेटेड वो है कि जो एलीट है, जो ऑब्वियसली सस्पेंड हो रखा है ऑल आउट के बाद, तो जो एलीट है वो बैक स्टेज में तो ऑलरेडी आ ही रहा है। रीज़न बीइंग जो वार्नर ब्रदर जिस पे TNT TBS है वो एक पीछे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली केनी ओमेगा, यंग बक्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो और साथ ही साथ जो केनी ओमेगा और यंग बक्स हैं ये भी अपना छोटे छोटे विनियट्स ड्रॉप करे हैं पिछले 2 हफ्ते में, किस तरीके से AEW ने इनको इरेज कर दिया या ये खुद ही इरेज हो गए और ये अपना रिटर्न करने वाले हैं फुल गियर। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। और आते ही मेरे ख्याल से जो एलीट है वो चैलेंज करेगा दैट ट्रायंगल को, और वो रिटेन करेगा, और मतलब रीगेन करना चाहेगा अपना ट्रियोस टाइटल जो उन्होंने एक्चुअली कभी हारा ही नहीं। मतलब क्यों सस्पेंड हुए टोनी खान ने किसी को नहीं पता, ऑब्वियसली हमें तो पता है, बट क्या रीज़न क्या वजह रही इनके सस्पेंड होने की वो हमें आज तक नहीं पता चली। बट चलो करते हैं आज की वीडियो को एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू इंडी रेसलिंग। I will fight, never weary, I wanna be legendary till I'm dead and buried deep within a cemetery. I will fight, never weary, I wanna be legendary.